Hello everyone, I am Harish from Maths English Master. I welcome you all. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश में पंक्चुएशंस की। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको घर बैठे मिल सके। और जब भी आप इन वीडियोस को देखने बैठते हैं तो अपने साथ कॉपी और पेन ये लेकर बैठिए, जिससे आपको इस वीडियो में मिलने वाली जो भी जानकारी आपको लगता है कि आपके काम आ सकती है तो आप इसको नोट कर सकें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जिससे इन वीडियोस में दी गई जानकारी आप तक पूरी पहुंचे। अगर आप फॉरवर्ड करके देखेंगे तो पूरी जानकारी संभव है आप तक ना पहुंचे। तो आपको मेरा ये कहना है कि इन वीडियोस जो भी आप देखते हैं इंग्लिश मास्टर पर, इनको पूरा देखिए, जिससे आपको इन वीडियोस में दी गई जानकारी पूरी मिले। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स, हिंदी में इन्हें कहते हैं विराम चिन्ह। डेफिनेशन देख लेते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड साइंस नोन एज पंक्चुएशंस। अंग्रेजी भाषा में एक सिस्टम है संकेतों का और साइंस का, जिसको हम जानते हैं पंक्चुएशंस के नाम से। ये इसकी डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है पंक्चुएशंस की। नीड ऑफ पंक्चुएशन, इसकी जरूरत क्या है, पंक्चुएशंस की इंग्लिश में जरूरत क्या है? तो ये आंसर इसका ये है कि पंक्चुएशंस shows us how to structure sentences and how each sentence should be read. इसकी जरूरत ये है, पंक्चुएशन के माध्यम से हम जानते हैं कि किसी सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना है, कैसे बनाना है और इसको पढ़ना कैसे है। पढ़ने और सेंटेंस फॉर्म करने के लिए पंक्चुएशंस की जानकारी बहुत जरूरी है। पंक्चुएशन पार्ट इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है आपके लिए। पहला साइन देखते हैं क्या है पंक्चुएशंस का। अब यहां पर डेफिनेशन में बताया कुछ साइंस हैं, कुछ संकेत हैं, इसके कुछ सिंबल्स हैं। तो पहला सिंबल है, ये आपने देखा होगा बिंदी सी लगी होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहां पर यूज होता है? एक सकारात्मक वाक्य में, सकारात्मक वाक्य में जब बात हो रही होती है उसमें ना कोई सवाल पूछा गया होता है, ना उसमें कोई निगेटिविटी यानी नहीं वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। उसमें इनको यूज किया जाता है फुल स्टॉप्स को। और यहां पर एग्जांपल है इसका, सिद्धांत इज रीडिंग, सिद्धांत पढ़ रहा है। ये टेलिंग है, यानी इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि सिद्धांत पढ़ रहा है। तो इसमें इस वाक्य में जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, इनके एंड में जब सेंटेंस एंड होता है वहां पर ये बिंदी लगाई जाती है, जिसको हम कहते हैं फुल स्टॉप। इसका ये यूज है। अगला मार्क है, ऐसा मार्क आपने देखा होगा, इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में इसे कहते हैं। ये कोई भी सेंटेंस जिसमें हम किसी भी तरीके का कोई सवाल पूछते हैं, उस सेंटेंस में जब सेंटेंस खत्म होता है तो सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, जिससे हमें यह बोध होता है, जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि इस सेंटेंस में एक सवाल पूछा गया है। तो यहां पर देखिए एग्जांपल है, वेयर आर यू, आप कहां हैं, उसके बाद में ये मार्क लगा है। तो यहां पर एक सवाल पूछा जा रहा है, आप कहां हैं। अगला मार्क देखते हैं, ये एक लाइन खींचते हैं हम, उसके नीचे एक बिंदी लगा दी जाती है, इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, हिंदी में इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह ये क्या करता है? इसकी परिभाषा है, टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स सच एज सरप्राइज, एंगर और जॉय। ये सडन फीलिंग्स जो अचानक तुरंत, अचानक खुश हो जाना, अचानक दुखी हो जाना, अचानक क्रोधित हो जाना, और उस फीलिंग के साथ जो वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं, उन वर्ड्स के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, क्या वर्ड होते हैं ऐसे। इसमें पहला वर्ड है
वाव, जब हम खुश होते हैं तो हम कहते हैं वाव, तो वाव के बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। सो स्वीट, कोई आर्ट किसी बच्चे ने बनाई, कोई चीज बच्चे ने बनाई, क्रिएटिविटी है उसकी, तो हम कहते हैं बच्चे को खुश करने के लिए सो स्वीट, और साथ में हम भी खुश हो जाते हैं तो हम बोलते हैं सो स्वीट, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। अब कोई ऐसी न्यूज सुनते हैं आप जो आपको परेशान दुखी करने वाली है, तो हम कई बार बोलते हैं सो सैड, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। एंगर, गुस्से में हम किसी को बोलते हैं गेट आउट, तो उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। हम किसी को थैंक यू बोलते हैं किसी काम के लिए, हम उसका धन्यवाद करते हैं, तो थैंक यू वर्ड के बाद भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। अब अगला पंक्चुएशन मार्क है कोमा। ये इस टाइप का कोमा हम अक्सर देखते हैं। कोमा, टू सेपरेट 3 or more words in a list and to give a short pause. Comma is also used after introductory words such as hello, well, yes, no, etc. कोमा कहां कहां यूज होता है? कोमा यूज होता है सेपरेट, अलग अलग दिखाने के लिए, सेपरेसी के लिए। 3 से ज्यादा अगर वर्ड्स को हमें अलग अलग बताना है तो उनको सेपरेट करने के लिए कोमास का यूज किया जाता है। अभी एग्जांपल में हम देखेंगे। दूसरा, टू गिव ए शॉर्ट पॉज, एक छोटा सा बीच में 1 या 2 सेकंड का कई बारी अंतराल देते हैं हम, वो अभी एग्जांपल के माध्यम से हम देखेंगे ये क्या होता है। एंड कोमा इज also used after introductory words such as hello, well, yes, no, etc. और कुछ इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद भी कोमा लगाया जाता है, वो भी हम अभी एग्जांपल में देखेंगे। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, टू सेपरेट 3 or more वर्ड्स। अब जैसे 2 चीजों को सेपरेट करना हो, पेन और पेंसिल को, तो हम क्या लगा देते हैं बीच में? एंड लगा दिया, 2 चीजें अलग हो गई, पेन एंड पेंसिल। अब पेन एंड पेंसिल लिखा है, पेन के बाद अगर हम कोमा लगा दें तब भी ठीक है, कोमा नहीं लगाएं, खाली पेन एंड पेंसिल लिख दें तब भी ठीक है। ऐसा करने से पेन अलग दिखाई देने लगता है, पेंसिल अलग, पता लग गया ये 2 अलग अलग चीजें। लेकिन चीजें अगर 2 से ज्यादा हैं, 3 या 3 more than 3 हैं, तब हम क्या करेंगे? तब कोमास का यूज करेंगे। कैसे? आई हैव लैपटॉप, कोमा, मोबाइल, कोमा, बाइक, कोमा, कार, एक्सेट्रा। यानी लैपटॉप, मोबाइल, बाइक, कार, ये सब चीजें अलग अलग हैं, ये बताने के लिए हमने इन कोमास का यूज किया। और ये जैसे ही हम लिख देते हैं तो पढ़ने वाले को समझ आ जाता है कि लैपटॉप अलग है, मोबाइल अलग है, बाइक अलग है, कार अलग है। इस तरीके से 3 और मोर वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हम कोमास का यूज करते हैं। दूसरा इसका यूज है शॉर्ट ब्रेक देने के लिए, एक शॉर्ट पॉज देने के लिए। अब जैसे हमने कहा सिद्धांत स्टे हियर, तो ये बीच का जो ड्यूरेशन है, 1 या 2 सेकंड का जो ड्यूरेशन है, इसको शॉर्ट पॉज बोलते हैं। ये देने के लिए सिद्धांत स्टे हियर, सिद्धांत स्टे हियर, यू कम हियर। इस तरीके से ये जो ब्रेक बीच में दिया जाता है इसको हम कहते हैं शॉर्ट पॉज। तो ये शो करने के लिए, ये दिखाने के लिए भी इस कोमा का यूज किया जाता है। तीसरा इसका यूज ये बता रहा है हेलो, हाउ आर यू। तो इसमें जब इंट्रोडक्टरी वर्ड्स जैसे होते हैं हेलो, वेल, यस, नो, इनके बाद भी कोमा लगाया जाता है। जैसे इस एग्जांपल में हेलो कोमा है, हाउ आर यू और क्वेश्चन मार्क। यहां पर सवाल पूछ रहा है, हेलो पहले अभिवादन किया, उसके बाद में हाउ आर यू क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हेलो, उसके बाद कोमा, हाउ आर यू। इस तरीके से इसका इंट्रोडक्टरी वर्ड्स में यूज होता है। अगला हमारा पंक्चुएशन मार्क है कोटेशन मार्क। ये ऐसे मार्क्स आपने देखे होंगे, 2 कोमा ऊपर की तरफ, 2 कोमा नीचे की तरफ, या 2 कोमा ऊपर और दूसरी साइड में भी 2 कोमा ऊपर। इनको हम कहते हैं कोटेशन मार्क। ये इंडिकेट करता है डायरेक्ट स्पीच को। डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है कि जैसी बात किसी ने कही वैसी की वैसी किसी को बता देना, बिल्कुल उसी के शब्दों में आगे बता देना। तो कोटेशन मार्क यूज होता है डायरेक्ट स्पीच के लिए। अब जैसे शी सेड, कोई किसी की बात बता रहा है, तो शी सेड आई एम लीविंग फॉर द
मार्केट, यानी उसने जो कुछ कहा वो हमने कोटेशन मार्क के अंदर लिख दिया। उसका जो कहा हुआ, शी से, ये तो उसने नहीं कहा, ये तो बताने वाला बोल रहा है कि उसने कहा। शी से, उसने कहा, उसने क्या कहा उसी के शब्दों में यहां पर रखा गया है। ये कोटेशन मार्क जैसे यहां पर इंडिकेट्स डायरेक्ट स्पीच, जैसा उसने कहा आई एम लीविंग फॉर द मार्केट, वो बाजार जा रही थी और उसने कहा आई एम लीविंग फॉर द मार्केट। तो शी से, अब ये बताने वाला बता रहा है कि उसने कहा आई एम लीविंग फॉर द मार्केट, और हम इसको लिख देते हैं कोटेशन मार्क के अंदर। ये डायरेक्ट स्पीच है, जैसी बात बताने वाले ने, जैसी बात मार्केट जाने वाले ने कही, बताने वाले ने बिल्कुल उसी शब्दों में यहां पर बताई और उसको कोटेशन मार्क के अंदर लिख दिया। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी कोटेशन मार्क के अंदर एक और सिंगल इन्वर्टेड कोमास, जैसे यहां पर इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं लगा हुआ है, ये ऐसा मार्क पहले बाहर कोटेशन मार्क होता है, उसके अंदर एक किसी खास वर्ड को फिर इन्वर्टेड कर दिया जाता है। इसको कहते हैं कोट विद इन कोट, कोट विद इन कोट। ये क्या है? आई ऑफर्ड हिम टू प्ले क्रिकेट विद मी, आई ऑफर्ड हिम, ये डायरेक्ट स्पीच है, टू प्ले क्रिकेट विद मी। ये पूरा सेंटेंस, ये पूरा पार्ट, ये पूरा क्लाउज आ गया कोटेशन मार्क के अंदर। लेकिन सिंगल इन्वर्टेड से हमने खास किस चीज को, मैंने उसे क्या खेलने के लिए ऑफर किया, उस खास चीज को हाईलाइट करने के लिए ये इन्वर्टेड कॉमास, क्रिकेट, मैंने उसे क्या खेलने के लिए अपने साथ ऑफर किया, क्रिकेट। वो खास चीज क्या है? क्रिकेट। तो क्रिकेट को यहां पर इन्वर्टेड में रखा गया है, इसको कहते हैं कोट विद इन कोट। अगला मार्क है कोलोन। ये दो बिंदे आपने देखे होंगे ऊपर नीचे, ये क्या काम करते हैं? टू एन्यूमरेट ए लिस्ट, एक लिस्ट को एक एक करके बताने के लिए इसका यूज होता है, किसी लिस्ट को एक एक करके बताने के लिए। जैसे आई वेंट टू, उसके आगे ये कोलोन मार्क, आई वेंट टू, जहां जहां गया वो बताना है, तो आई वेंट टू कोलोन दिल्ली, मुंबई, गोवा एटसेट्रा। तो इस लिस्ट को एक एक करके बताने के लिए हम कोलोन का इस्तेमाल करते हैं। अगला इसका यूज है टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन, एक कोटेशन में एक स्पीच लिखी हुई है, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आवर टीचर सेज कोलोन, आवर टीचर सेज कोलोन नेवर टेल ए लाई, हमारे टीचर बताते हैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। टू मेंशन टाइम एंड रेशियो, इसका अगला काम है टू मेंशन टाइम एंड रेशियो, टाइम बताने के लिए। अगर आपने स्पोर्ट्स वॉचेस देखी हो तो उसमें टाइम बताने के लिए कोलोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 2, उसके बीच में कोलोन और 10 PM, इसका मतलब 2:10 हो गए दोपहर के, तो 2:10, ये टाइम और रेशियो। और किसी चीज का रेशियो जिसको हिंदी में हम अनुपात कहते हैं, वो बताने के लिए कोलोन का इस्तेमाल होता है। रेशियो 6:8, यहां पर रेशियो बताया, तो रेशियो किसी चीज का किसी चीज में अनुपात बताने के लिए कोलोन का इस्तेमाल किया जाता है। 6:8, यानी 6 और 8 के अनुपात में कोई चीज बनाई गई है। अगला मार्क है एपोस्ट्रोफी, एक कोमा ऊपर की साइड आपने ऐसा लगा हुआ देखा होगा, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। कहां यूज होता है? ये यूज होता है पोजीशन बताने के लिए, पोजीशन मींस अधिकार बताने के लिए, किसी चीज का अधिकार। जैसे एग्जांपल है यहां पर, दिस इज रोहन्स बाइक, दिस इज रोहन्स बाइक, ये रोहन की बाइक है। रोहन्स, रोहन की, एस यहां पर क्या काम कर रहा है? पोजीशन का। और इसको बताने के लिए यहां पर हम एपोस्ट्रोफे लगाते हैं, रोहन्स। ऐसा कर देने से इस, अगर ये चीज हटा दी जाए तो ये एक कॉमन नाउन है, रोहन एक कॉमन नाउन है, लेकिन एपोस्ट्रोफे एस लगाने का मतलब है रोहन का, रोहन का। बिना एपोस्ट्रोफे एस के इसका मतलब सिर्फ रोहन है। एपोस्ट्रोफे एस का इस कंप्लीट रोहन एपोस्ट्रोफे एस। अब इस जो ये चीज अब तैयार हुई, इसका मतलब हो गया रोहन का, तो यहां पर एपोस्ट्रोफे यूज होता है, दिस इज रोहन्स बाइक। एपोस्ट्रोफे एस का मतलब हो जाता है का, ये पोजीशन अधिकार बताने के लिए है। दूसरा एपोस्ट्रोफे का यूज है कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स,
जैसे आपने ये शॉर्ट में लिखे हुए वर्ड्स अक्सर देखे होंगे, तो इनको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स। दो शब्दों को मिलाकर छोटा करना, उनका कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन करना, दो वर्ड मिलाकर उनको छोटा करके लिखने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो ये वर्ड आपने देखे होंगे, आई एपोस्ट्रोफे वीई। अब यहां पर बात ये कहा गया है कि आई हैव, तो एपोस्ट्रोफे ने किसकी जगह ली? एपोस्ट्रोफे ने यहां पर जगह ली एच और ए की, लेटर एच और लेटर ए की। तो एपोस्ट्रोफे यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है एच ए को। तो आई हैव यहां पर लिखा हुआ है आई एपोस्ट्रोफे डबल एल, आई विल, डब्ल्यू आई की जगह हमने यहां पर लिखा एपोस्ट्रोफे। तो एपोस्ट्रोफे ने रिप्लेस किया डब्ल्यू आई को, आई विल। तो कॉन्ट्रैक्शन में यूज होता है एपोस्ट्रोफे। तीसरा, अदर के यूजेस हैं इसके और भी यूज है। कैसे? हाउ मेनी टीज आर देयर। अब ये कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, इसमें हमने टी गिनने हैं, तो यहां पर इन लेटर्स में टी की काउंटिंग क्या है, कितने टी हैं यहां पर। तो इन ऐसे वर्ड्स या ऐसे सेंटेंस को लिखने के लिए हमें टी एपोस्ट्रोफे एस की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए इसी की जगह पर यहां पर कोई गिनती लिखी होती और उसमें हमें यह कहा गया होता है कि इसमें जीरो कितने हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं हाउ मेनी जीरो एपोस्ट्रोफे एस आर देयर इन दिस फिगर। अगला मार्क है डैश। ये एक सीधा एक जैसे हम सब्ट्रैक्शन का साइन होता है, इसको लगा देते हैं, थोड़ा सा लंबा होता है ये उससे, तो डैश इसको कहा जाता है। तो कहां यूज होता है? ये यूज होता है टू टेल रेंज ऑफ नंबर्स। ये आपने देखा होगा, आप लिखते भी होंगे ऐसे, टू टेल रेंज ऑफ नंबर्स 1 to 50। तो 1 डैश 50 कर देते हैं, यानी 1 to 50। अब लिखने के लिए कह दिया जाए, काउंट करने के लिए बोल दिया जाए, या किसी बच्चे को ये कहा जाए मुझे काउंटिंग सुनाओ 1 to 50, तो हम उसको ऐसा लिख के दे देते हैं 1 to 50, उसको ऐसा लिखा जाएगा 1 to 50। 101 to 150, तो बीच में डैश लगा हुआ है। दूसरा इसका डैश का यूज है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे 2005 से 2010 का टाइम, तो 2005-2010, तो 2005 to 2010, तो ये ड्यूरेशन था इसको बताने के लिए 2005-2010। और ये डेट और टाइम बताने के लिए भी यूज होता है डैश। तो 5th to 7th ऑफ फेब, कोई प्रोग्राम होना है 5 से 7 फेब के बीच में, 5 से 7 फरवरी के बीच में, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? किसी कार्ड में, किसी मेन्यू में अगर आपने लिखना है तो यहां लिखेंगे 5th-7th ऑफ जो भी मंथ है उसका नाम यहां फेब लिखा हुआ है। टाइम के लिए यूज हम किसको करते हैं? कोई चीज इतने से इतने बजे तक होनी है, इतने से इतने बजे तक ये होगा, ये क्लास इतने से इतने बजे तक होगा, ये प्रोग्राम इतने से इतने बजे तक होगा, उसको लिखने के लिए हम डैश का यूज करते हैं। 9 AM-10 AM, यानी 9 AM से 10 AM तक ये प्रोग्राम चलेगा। अगला मार्क है हाइफन। ये देखने में डैश जैसा लगता है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि हाइफन थोड़ा सा छोटा होता है, डैश का जो साइन है वो थोड़ा सा लंबा होता है, हाइफन थोड़ा सा छोटा होता है। क्या काम करता है हाइफन? टू जॉइन 2 or more वर्ड्स, 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को जोड़ने के लिए हाइफन का यूज किया जाता है। कैसे? वेल नोन, इन दोनों के बीच में ये जो साइन लगा है इसको हाइफन बोलते हैं। ये देखा होगा आपने, लेकिन आप इससे शायद परिचित नहीं होंगे, लेकिन अब आपको पता है इसको हाइफन कहते हैं। तो वेल नोन हाइफन लगा है बीच में, पार्ट टाइम हाइफन है बीच में, सिस्टर इन लॉ, यहां पर 3 शब्दों को, 3 वर्ड्स को ये जोड़ने का काम कर रहा है। सिस्टर इन लॉ, इनके बीच में 2 हाइफन यूज किए गए हैं। तो इस तरीके से हाइफन काम करता है। अगला पंक्चुएशन मार्क है सेमी कॉलन। ये थोड़ा सा जल्दी समझ में नहीं आता है, अभी बस 1-2 मिनट के अंदर आपको ये समझ आने वाला है। देखिए यहां एग्जांपल इसका देखेंगे। सेमीकोलन होता क्या है? सेमीकोलन ये भी कोमा की तरह ही है, थोड़ा सा पॉज देने के लिए, थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए इसको यूज किया जाता है, लेकिन इसको यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आइए देखते हैं क्या है। जैसे यहां पर ये एग्जांपल है, ही मेट मी ऑन
3rd, कोमा ट्यूसडे, कोमा 9th, कोमा मंडे, कोमा 12th, कोमा थर्सडे, कोमा 20th फ्राइडे, सॉरी यहां पर 20th फ्राइडे। तो ये ऐसे लग रहा है कि मैं वो मुझसे कई बारी मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 बारी वो मिला, ये ऐसा लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये चीज अभी क्लियर होने वाली है। ही मेट मी ऑन 3rd ट्यूसडे, यानी 3rd तारीख 3rd थी और दिन ट्यूसडे था, तो ये यहां पर कोमा लगा, इसके ऊपर हमें बिंदी लगा देंगे, तो ये हो गया सेमी कोलन। अब 9th मंडे, यहां पर भी इससे ऊपर एक बिंदी लगाएंगे, 12th थर्सडे, यहां पर भी एक बिंदी लगाएंगे, फ्राइडे यहां पर ये कोमा और ऊपर बिंदी, एंड आगे भी मिला होगा। तो ये अब अगर हम इसको देखेंगे ध्यान से कितने सेमीकोलन है, तो असल में वो मिला मुझे कितनी बार, 1 2 3 और 4। पहले ये कंफ्यूजिंग था, खाली कोमास लगे हुए थे तो कंफ्यूज कर रहा था, 8 बारी मिला, जबकि ऐसा नहीं है, असल में मिला 4 बारी। तो ये सेमीकोलन एक चीज को दूसरी से फर्क करने के लिए, अब ये इन दोनों 12 और थर्सडे एक ही चीज है, 12 और थर्सडे में फर्क है, ये तारीख बता रहा है, ये दिन बता रहा है, तो इनको आपस में सेपरेट रखने के लिए हमने कोमा लगाया। लेकिन अब ओवरऑल ये इवेंट एक है, ये दिन और तारीख एक है, इसको दूसरे दिन और तारीख से अलग करने के लिए हमने लगाया सेमीकोलन। ये फर्क होता है सेमीकोलन और कोमा में। अब अगला इसका यूज देखिए एक सेंटेंस में, आई कैन प्ले क्रिकेट, कोमा टेनिस, हॉकी, बट कैन स्विम। अब यहां पर देखिए, यहां कोमा लगा है, अब ये इसके 2 क्लॉज हैं असल में इस सेंटेंस के, एक क्लॉज यहां तक और फिर ये कंजंक्शन यूज हुई है, बट एक कंजंक्शन है, ये यहां पर यूज हुई, इससे पहले का क्लॉज अलग है, जहां से कंजंक्शन, इससे आगे का क्लॉज अलग है, कंजंक्शन से आगे का क्लॉज अलग है इस सेंटेंस में, और इससे पहले बट से पहले, बट एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन से पहले का जो क्लॉज है वो अलग। अब इसको फर्क कैसे करें, फर्क करने के लिए यहां पर हमें ब्रेक भी लगाना है। जैसे मैं कह रहा हूं आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले क्रिकेट, टेनिस, हॉकी। अब यहां शॉर्ट पॉज है, मैं बोलूंगा फिर से आपको थोड़ा फील होगा, महसूस होगा, आई कैन प्ले क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, बट कैन स्विम। यानी मैं ये कह रहा हूं मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, टेनिस खेल सकता हूं, हॉकी खेल सकता हूं, लेकिन मैं तैरना नहीं जानता, मैं तैर नहीं सकता। तो यहां पर इतने सारे कोमास लगे हुए हैं, लेकिन कंजंक्शन से पहले हमको यहां पर लगाना पड़ेगा सेमीकोलन, क्योंकि यहां पर एक ब्रेक है, शॉर्ट ब्रेक है, और यहां से आगे की कहानी इससे अलग है। ये मैं कर सकता हूं और ये नहीं कर सकता, तो जो मैं कर सकता हूं और जो नहीं कर सकता उसके बीच में एक शॉर्ट पॉज है, और पॉज दिखाने के लिए हमें सेमीकोलन का यूज करना पड़ता है। इसको जानना बहुत जरूरी है अगर आप लिखा हुआ प्रॉपर्ली पढ़ना चाहते हैं, अगर आप लिखा हुआ प्रॉपर्ली पढ़ना चाहते हैं, तो ये अगर आप जान जाएंगे तो आपको पढ़ने में जो कंफ्यूजन था सेमीकोलन को लेकर दूर हो जाएगा। अब आपका ये कंफ्यूजन लगभग दूर हो चुका होगा। तो ये सेमीकोलन था। अगला हमारा जो पंक्चुएशन मार्क है वो है पैरेंथीज। पैरेंथीज यूएस इंग्लिश में बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट्स हम इसको बोलते हैं यूके इंग्लिश में। तो ये ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, ये क्या करता है, ये सेपरेट्स और प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ये हमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देता है, जो भी चीज कही गई है उसी चीज को थोड़ा सा ब्रैकेट में एक्स्ट्रा अगर बता दिया जाता है तो ये हमारी जानकारी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर देता है, जानकारी को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग, मजबूत या पुख्ता कर देता है। देखिए एग्जांपल में कैसे, ही वॉज ऑन टॉप, यानी वो टॉप पर था। तो टॉप में कहां था, ब्रैकेट में हमने इसको लिख दिया फर्स्ट, टॉप में वो फर्स्ट था। ही वॉज ऑन टॉप, फर्स्ट आया किसी चीज में। ऑन टॉप का मतलब ये नहीं किसी चीज के ऊपर चढ़ा या बैठा हुआ था, नहीं, वो
ही वॉज ऑन टॉप। फर्स्ट कह के हमें यह पता लग गया कि वो किसी प्रतियोगिता में, किसी एग्जाम में फर्स्ट आया है। आगे, आई स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स, मैंने हाईएस्ट मार्क्स, सबसे ज्यादा मार्क हासिल किए अपनी क्लास में। लेकिन कितने? तो 90, ये ब्रैकेट में 91% लिखा है। ये हमें एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि उसने हाईएस्ट किए जो कि थे 91%, यानी बाकी जो स्टूडेंट्स थे क्लास के उनके 91% से नीचे थे, इसने ये बताया। यस्टरडे आई वेंट टू नोएडा, कल मैं नोएडा गया। तो यस्टरडे क्या था? फ्राइडे। यस्टरडे यानी मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूं। यस्टरडे जो फ्राइडे था उस दिन मैं नोएडा गया। तो ये पैरेंथीज या राउंड ब्रैकेट्स हमें ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है एलिप्सिस। ये आपने यूजुअली देखा होगा, 3 या 4 डॉट्स होते हैं। इनको यूज कैसे करते हैं आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। टेल मी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एलिप्सिस अप टू 50। अब जैसे हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बताओ, तो अब जरूरी तो नहीं है कि हम उसको 1 2 3 4 50 तक हम पूरा बोलकर सुनाएं पहले और फिर हम उसको कहें कि ये हमें बोलकर सुना। तो ऐसा नहीं होता, हम बोलते भी ऐसे ही हैं। हमें ये सुनाओ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ज्यादा से ज्यादा फोर्थ, फिफ्थ तक हम बोलते हैं और हम कहते हैं 50 तक हमें ये करके सुनाओ। तो हम जब उसको बोलते हैं टेल मी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अप टू 50, यानी बीच में ये जो एलिप्सिस हमने लगा दी ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही होती है थर्ड से आगे की काउंटिंग को अप टू 50 तक। तो जो चीजें यहां पर हमने नहीं लिखी हुई है उन सबको रिप्रेजेंट हम करते हैं एलिप्सिस के माध्यम से। अगला एग्जांपल देखते हैं। आई विल बाई पेन, पेंसिल, बुक, नोटबुक और आगे एलिप्सिस। इसका मतलब और भी कुछ, यानी मुझे बहुत कुछ खरीदना है, कई सारी चीजें हैं तो मुझे खरीदना है। आई विल बाई पेन, पेंसिल, बुक, नोटबुक एंड एलिप्सिस। मीन्स खाली यही नहीं है, इसके आगे भी और सारी चीजें हैं, मुझे इसके आगे भी और कई सारी चीजें खरीदनी है। तो एलिप्सिस का ये मतलब है। अगला मार्क है स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स वैसे जनरली हम इसको कहीं भी राउंड ब्रैकेट्स यानी पैरेंथीज की जगह भी यूज कर लेते हैं। दिक्कत तो ऐसी कोई परेशानी कुछ नहीं है, लेकिन किया नहीं जाता है। तो इसको कहां यूज किया जाता है? यूज्ड बाय द एडिटर टू इंडिकेट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ये भी किसी एडिटर द्वारा एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के पर्पज से इसको बनाया जाता है किसी सेंटेंस में। देखिए कैसे बनाया जाएगा। ही स्टेटेड दैट व्हेन क्रॉसिंग इट, व्हेन क्रॉसिंग इट, तो क्रॉसिंग इट किसकी बात हो रही है? तो यहां पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए रोड, तो रोड की बात हो रही है। वैसे इसको पढ़ा जाएगा ही स्टेटेड दैट व्हेन क्रॉसिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू बी सेफ। अगर हमने खाली इसको पढ़ लिया तो क्रॉसिंग इट किसकी बात हो रही है? तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने लिख दिया ए रोड, इसकी बात हो रही है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें मिलती है किसी सेंटेंस में एडिटर के द्वारा स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। ही स्टेटेड दैट व्हेन क्रॉसिंग इट, किसको क्रॉस करना है? ए रोड। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसकी बात हो रही है? क्रॉसिंग इट किसको? तो ए रोड, रोड को क्रॉस करते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, ये कहा गया इसमें। अगला और लास्ट मार्क है हमारा स्लैश। ये आपने देखा होगा, एक टेढ़ी लाइन बना देते हैं हम किसी भी वर्ड के बाद। तो इसका क्या मतलब होता है? फॉरवर्ड स्लैश इज यूज्ड टू इंडिकेट द वर्ड और एंड कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द डे, मंथ एंड ईयर। ये स्लैश का जो साइन बनाया जाता है ये इंडिकेट करता है और वर्ड को, और जिसको हम हिंदी में या कहते हैं, मैं या वो। तो या की जगह हम और ना लिखकर स्लैश लगा देते हैं। आइए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। लेट देम नो दैट आई स्लैश ही विल कम, यानी ये कह रहा है इनको बता दो कि मैं या वो, आई और ही। स्लैश यहां पर काय का काम कर रहा है? और का। स्लैश रिप्रेजेंट कर रहा है किस वर्ड को? और को। लेट देम नो दैट आई और ही विल कम, ये स्लैश का मतलब हुआ। और यहां पर ये स्लैश
बता रहा है इसकी डेफिनेशन में कि ये यूज होता है सेपरेट करने के लिए डे, मंथ एंड ईयर को। तो यहां पर इसका एग्जांपल है, इट वाज ऑन 1st of अप्रैल ऑफ 2015। तो यहां पर डे है, ये मंथ है, ये ईयर है, इनको सेपरेट करने के लिए बीच में दो स्लैश लगाए हैं। इस डे, मंथ और ईयर, इन तीनों को सेपरेट करने के लिए बीच में 2 स्लैशेस लगाए गए हैं। तो ये स्लैशेस की जानकारी हुई, और इसी के साथ पंक्चुएशन मार्क्स की भी सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दी है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।